17 करोड़ रुपए की गरीबों की दवाएं एक्सपायर हुई हैं, जो 100 दिन में उपलब्धि मिली है सरकार को कि जो गरीबों के इलाज के लिए सरकारी पैसे से दवाएं खरीद के हॉस्पिटल पहुंचाई जाती हैं, वो दवाएं एक्सपायर हो गई। कानून एक ऐसा बढ़िया ले आए हैं कि अब पिछड़े और दलित समाज के बच्चे, गरीब कमजोर बच्चे अब ना तो छात्रवृत्ति पाएंगे ना शुल्क प्रतिपूर्ति पाएंगे। जाति चिन्ह करके कार्रवाई हो रही है। अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, गरीब है, वंचित है, तो 151 में भी पुलिस उठा ले रही है। 100 दिन के अंदर थानों में जाति पूछ करके गाली दी जा रही, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ के FIR हो रहे हैं। ये 100 दिन की उपलब्धि सरकार की है। ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी, उनके लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना कोई बाई इलेक्शन में आजमगढ़ में मेहनत नहीं किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इनका आरक्षण कोटा लूटा गया है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, आज तक नहीं दिया। यही तो हुआ है 100 दिन में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार, जहां एक तरफ 100 दिन अपने पूरे कर चुकी है। 100 दिन के एजेंडे का खाका मुख्यमंत्री रखेंगे और तमाम मंत्री ये बताएंगे कि आखिर 100 दिन में सरकार कहां तक पहुंची। लेकिन इन 100 दिनों में एक महत्वपूर्ण समय वो भी रहा जब विपक्ष ने सीधे तौर पर सरकार से सवाल किए और कई तरह के मुद्दों पर सीधे तौर पर दो टूक तरीके से हाथ करते नजर आए। लेकिन विपक्ष के लिए 100 दिन कैसे थे? क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में 100 दिन में वो एजेंडा जिस पूरे करने की दावा किया गया था वो पूरा हुआ? और विपक्ष में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए, जो सरगर्मियां विधानसभा चुनाव से लेकर के राज्यसभा का चुनाव, MLC का चुनाव और उसके बाद उपचुनाव को लेकर के भी कहीं ना कहीं सियासत गर्म नजर आई। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं OP राजभर जी। सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के, और इनकी भूमिका पूर्वांचल से लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या रही वो सभी जानते हैं। राजभर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं करूंगा, सरकार 100 दिन पूरे कर रही है अपने एजेंडे के। पहली प्रतिक्रिया, 100 दिन में आप कैसे देखते हैं सरकार के आकलन को? 70 साल से हम देख रहे हैं जो भी सरकारें बनी वो 100 दिन पूरा की। ये कोई नया काम नहीं किए हैं और ये नया काम सरकार 100 दिन में की है। 17 करोड़ रुपए की गरीबों की दवाएं एक्सपायर हुई हैं, जो 100 दिन में उपलब्धि मिली है सरकार को कि जो गरीबों के इलाज के लिए सरकारी पैसे से दवाएं खरीद के हॉस्पिटल पहुंचाई जाती हैं, वो दवाएं एक्सपायर हो गई, इस्तेमाल नहीं हुई। दूसरा, इनकी उपलब्धि ये है कि जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक किसी जमीन पर 100 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल से बसा हुआ है, तो उसको खाली कराने का काम, उसको उजाड़ने का काम, उसको बर्बाद करने का काम 100 दिन में लाखों परिवार के साथ हुआ। तीसरा काम इन्होंने किया है कि कानून एक ऐसा बढ़िया ले आए हैं कि अब पिछड़े और दलित समाज के बच्चे, गरीब कमजोर बच्चे अब ना तो छात्रवृत्ति पाएंगे ना शुल्क प्रतिपूर्ति पाएंगे। जो पिछली सरकारों की पॉलिसी थी कि भाई एडमिशन करा लो और उसके बाद विद्यालय वाले एडमिशन करा लेते थे, जो शुल्क प्रतिपूर्ति का पैसा जाता था तो उसी पैसे से वो फीस ऐड कर लेते थे। अब इन्होंने कानून बना दिया कि पहले फीस जमा करो, एडमिशन कराओ, उसके बाद तो फिर हम देंगे। तो गरीब कमजोर के पास इतना पैसा होता तो फिर संविधान में व्यवस्था क्यों बनती गरीबों को पढ़ाने के लिए? चौथा, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, हिटलर शाही, जाति चिन्ह करके कार्रवाई हो रही है। अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, गरीब है, वंचित है, तो 151 में भी पुलिस उठा ले रही है। और यहां अगर वही भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उस 307 हो, 292 हो या SC/ST हो, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इस नाते कि वो भारतीय जनता पार्टी का बदले की भावना से बड़े पैमाने पर कार्रवाई 100 दिन के अंदर हुई है, जिसका नजीर ये माननीय विधायक जी यही हैं, बेदी राम जी खुद हैं। सरकार के सुर में सुर मिलाइए तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर सरकार के सुर में सुर न मिलाइए तो आपका सुर बेकार है। तो अगर सुर बेकार है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी होना तय है।
तो सरकार की जो उपलब्धि सरकार गिना रही है, 100 दिन में कौन सा इन्होंने प्लांट बैठा दिया, फैक्ट्री बैठा दी जिसमें 500 आदमी काम करते हो? कुछ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, एक काम हुआ कि इन्होंने 100 दिन का काम दे के मंत्रियों की एक टीम बना के भेजा, तो मंत्रियों ने रिपोर्ट दिया सरकार को कि दरोगा से लेके डीएम तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई। पिछली सरकार जो बीजेपी की थी, उस समय मैं कहा करता था कि जिस थाने में सपा बसपा की सरकारों में 500-1000 में काम होते थे, वो अब 5 से 10,000 हो गया है। इधर 100 दिन में वो रेट बढ़ करके अब 20 से 50,000 हो गया है। एफआईआर अगर आप लिखा लीजिए तो समझ लीजिए कि गोल्ड मेडल आप जीत लिए। ये हाल है। 100 दिन के अंदर थानों में जाति पूछ करके गाली दी जा रही, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ के एफआईआर हो रहे हैं। ये 100 दिन की उपलब्धि सरकार की है। और आपने तो बड़ा अच्छा आकलन कर दिया सरकार का। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने कई बातों को सामने रख दिया, लेकिन अब अगला सवाल ये कि विपक्ष के नाते 100 दिन कैसे देख रहे हैं? हमने देखा भी विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, और अभी उपचुनाव में आपका ही गढ़ था, आपका ही क्षेत्र था पूर्वांचल में, आजमगढ़ से आप सीट हार गए, रामपुर से भी हार आपको देखने को मिली, और आपने खुले तौर पर कहा भी है कि अब समय आ गया है, अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा, और आपने खुद इस बात को कहा कि एक बड़े तौर पर बदलाव की जरूरत है। उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, किसी का कोई गढ़ नहीं। यह इस देश में कांग्रेस का पहले शासन था, फिर जनता पार्टी आई, जनता दल आया, बीजेपी आई, फिर बसपा आई, सपा आई, बसपा आई, सपा आई, बसपा आई, सपा आई, अब भाजपा आई है। ये तो तय है कि जो पेड़ में फल लगेगा और एक दिन पकेगा और उसको गिरना तय है, और फिर दूसरा फल लगेगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि चुनाव सत्ता पक्ष का होता है, बाई इलेक्शन। आम चुनाव में हमने अपनी ताकत, विधानसभा के यूपी के चुनाव में अपनी ताकत दिखाई। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, बस्ती, तमाम जिलों में हमने अपनी कुवत जो थी, बीजेपी का कई जिलों में खाता नहीं खुलने दिया, ये दिखाई। बाई इलेक्शन में भी आप भी वहां रहे हैं, चाहे वहां प्रिंट मीडिया रहा हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो, चाहे किसी दल का कोई नेता, ये सभी लोग इस बात को मान रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर, उनकी पार्टी, उनके लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतना कोई बाई इलेक्शन में आजमगढ़ में मेहनत नहीं किया। लेकिन राजभर जी, आपको लगता नहीं कि इस चुनाव के नतीजे एक तरीके से आप इस बात को जरूर क्वेश्चन करेंगे कि जो आपने मजबूती दिखाई थी विधानसभा चुनाव में, अब लोकसभा चुनाव की बीजेपी तैयारी में लग चुकी है, क्या मैसेज जाएगा? क्या राजभर कमजोर हो गए हैं, और जिस क्षेत्र में आपने मजबूत किया था गठबंधन को, उसी क्षेत्र में वो हार, और अब सीधे तौर पर आप डबल इंजन की सरकार का जो दावा किया जाता है, आपको लगता नहीं है कि अब लोकसभा चुनाव के लिए और ज्यादा चुनौतियां हो जाएंगी? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, यह देश भावनाओं का देश हो गया है, और चुनौती के सवाल पे कोई चुनौती नहीं है। आज किसी गांव में जाइए, बिजली का बिल इतना आ रहा है, सरकार करेगी 7 रुपया यूनिट, हम देहात में 8 रुपया शहर में दे रहे हैं। इनका स्मार्ट मीटर जो है इतना बिल फेंक रहा है कि 12 से 14 रुपया पर यूनिट आ रहा है। त्राहिमाम मची है। कोई उनके बीच में तो जाए, उनको बतावे तो। जब तक उनके बीच में नहीं जाएंगे, आप उनके बीच में बिजली के बिल के सवाल पे चर्चा कोई करने को तैयार नहीं, महंगाई के आलम पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। जो 250 रुपए में लर्निंग बन जाता था, आज जो 3000 रुपया हो गया, 3000 में डीएल बन रहे हैं। आप उठा के देखिए, जो 50,000 की मोटरसाइकिल थी वो सीधे 90,000 हो गई। कोई बोल रहा है कोई नेता? क्योंकि यहाँ हिटलर सही है। आप सही बात बोलेंगे, अब जेल में जाएंगे। आप सरकार की खिलाफत मत करिए। सरकार का बाजा बज रहा तक डंडा उठा कोई में तो ठोकने लगे, चाहे घोड़वे में ठोकिए, चाहे बजवे में ठोकिए, चाहे कपड़े में ठोकिए, लेकिन ठोकिए जरूर।
सरकार कहती है अगर गलती करेंगे, चल लेते थोड़ा सा, सरकार तो कहती है अगर गलती करेंगे तो भुगतना पड़ेगा, चाहे विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। अवैध संपत्ति है किसी की भी हो गिराई जाएगी, दंगे जिसने भड़काए उसके खिलाफ में कार्रवाई होगी। इलाहाबाद में भी हुई और प्रयागराज में और कई जगहों पर हमने देखा, कानपुर से लेकर के। आपको लगता है इस नैरेटिव पे जो बीजेपी चल रही है, मुफ्त राशन को 3 महीना बढ़ाया, फिर 3 महीना बढ़ाने की कवायद हो गई है, तमाम चीजें जो कह रहे हैं, मंडलों का दौरा आपने भी बताया, वो मंडल 18 मंत्रियों को दे दिया गया। सरकार तो बार बार कह रही है कि इतना काम 100 दिनों में किसी सरकार ने टारगेट नहीं किया होगा जितना योगी 2.0 में हुआ। नहीं किया है, उन्होंने किया, ऐसा काम किया है कि जो ये कह रहे हैं कि 100 दिनों में काम किया है। देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान, 3 ही माफिया हैं, 3 ही हैं, 3 ही माफिया हैं। आप बताइए, हम आपसे सवाल कर रहे हैं, बताइए। नहीं, हम ये 3 ही माफिया हैं। चौथे माफिया का नाम कोई बता दे, आप भी बता दीजिए। न सरकार बताने के लिए तैयार है, न आप लोग बताने को तैयार हैं। सरकार से आप लोग डर रहे हैं, सरकार को है कि हम बोलेंगे तो सब जान जाएंगे। क्या का वजह है? धर्म और जाति चिन्ह करके कार्रवाई होगी, यही आप 100 दिन में उपलब्धि किए हो। राजपूत के खिलाफ अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो उसके वहां दरोगा नहीं जाएगा, बल्कि सलूट मारेगा, बैठा करके कमरे में चाय पानी कराएगा। वहीं अगर भंगी है, चमार है, भर है, बिंद है, मल्लाह है, पटेल है, पाल है, ब्राह्मण है, राजपूत ब्राह्मण है, तो वो तो जेल जाएगा। खुशी जेल में और माफिया क्रिकेट के खेल में। याद है ना क्या कार्रवाई हुई? जो माफिया उनके खिलाफ कार्रवाई कोई बता दे। आप जो गलत तरीके से अर्जित की गई हुई संपत्ति आप कह रहे हो कि ओम प्रकाश राजभर ने हासिल किया है, क्या ओम प्रकाश राजभर दिखाई दे रहे हैं? और क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्या आपने सवाल कभी पूछा कि अतीक, मुख्तार, आजम खां के अलावा और भी माफिया हैं उत्तर प्रदेश में? कोई बता सकता है? क्या आप ही बता दीजिए। आपने कई बार सवाल किए हैं, हमारे जरिए भी किए और खुले तौर पर खुद से भी किए हैं। सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार क्या कहती है? सरकार तो साफ साफ कह रही है कि हम सामान्य वर्ग के हित के लिए आए हैं। ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग नासमझ हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, 68,500 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। किसका हिस्सा लूटा गया? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का। कौन लूटा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लूटा। किसको दिया ये बताएगी? 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, आज सरकार में दम हो तो बता दे कि लूट के किसको दिया है। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि हाँ हमने लूटा है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बच्चे जब चले गए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि इनका आरक्षण कोटा लूटा गया है, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, आज तक नहीं दिया। यही तो हुआ है 100 दिन में। आज 1700 थाने हैं, बड़ा बाजा तो बज रहा है। 1700 थाने में हिस्सेदारी है का? 52% पिछड़ा है 2011 की जनगणना में, 22.5% शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स है, अनुसूचित जाति जनजात, हिस्सा है का? यही तो 100 दिन में हो रहा है। लेकिन बीजेपी का आकलन तो ये कहता है कि चुनाव के आप नतीजे उठाकर देख लीजिए, पिछड़ा आपसे लेकर के दलित को जोड़ने में बीजेपी ने काम किया और वो उन्हें वोट शेयर में दिखाई भी देता है। और तमाम योजना उन्होंने कहा कि लाभार्थी सेगमेंट बना है, लाभार्थियों का एक वोट बैंक बना है जो कभी किसी सरकार में नहीं था, जिसको सीधा लाभ मिल रहा है, चाहे राशन हो, चाहे योजना, अन्न की योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, तमाम चीजों का खाका गिनाया जाता है। नहीं, वो सही कह रहे हैं। जिस बूथ पर 2200 वोट हो, जिस पोलिंग पर 2200 वोट हो और वहां पोल वोट होता हो 9, ये तो साबित करता है कितना बढ़िया बीजेपी का संगठन है, कितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके घर से निकलने नहीं दिया गया। जिस बूथ पर 900 वोट हो अब पोल हो रहा हो 5 गो, तो ये तो संगठन दिखाई दे रहा है बीजेपी का ना, कि पिछड़े दलित वोट दे रहे हैं खूब झूम करके। बूथों पर जाने नहीं दिया गया, घर से निकलने नहीं दिया गया। हम नहीं कह रहे हैं, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खोलिए, जिस बूथ पर 900 वोट हो, पिछले चुनाव में 500 550 वोट पोल हो रहा हो, अब भाई इलेक्शन में 5 वोट पोल हो रहा है, 9 वोट पोल हो रहा है, 7 वोट पोल हो रहा है। ये क्या दिखा रहा है? संगठन दिखा रहा है। गुंडागर्दी, तानाशाही, हिटलरशाही रवैये से बूथों पर नहीं जाने देंगे तो वोट मत दो, ये हुआ है। इसको नहीं बताएंगे? 100 दिन के सवाल पे जरा पूछिएगा कि 2200 वोट में नवा कहां पोल बल भैया?
पिछली बार तो वहां 1300 वोट पोल हुआ था, ये तो वहां 9 कहां पोल हुआ? मतलब वो लोग मर गए या छोड़ के चले गए थे गांव? देश निकाला हो गया था उनका? क्या वजह थी? ये ड्यूटी जो है सरकार की होती है कि उनको घर से निकाल करके बूथ तक पहुंचावे वोट डालने के लिए। थोड़ा चलते हैं। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी किया था कि अखिलेश यादव अपने नेतृत्व में 4 चुनाव हार चुके हैं, आपने ये बात कही। और आपने ये भी कहा था कि मायावती के साथ में जो गठबंधन किया था, अगर वो दोबारा हो या वो साथ आती हैं तो शायद कुछ हो। आपको भी तो लगता है ना कि एक बदलाव की जरूरत है? अगर अखिलेश यादव नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष का, तो आपको लग रहा है कि 24 को देखते हुए बदलाव की विपक्ष को भी जरूरत है, आपके गठबंधन को भी जरूरत है? देखिए, पिछड़े और दलित वंचित को धोखा अगर कोई दे रहा है तो बसपा और सपा आपस में लड़के दे रहे हैं। ये दोनों चिल्लाते हैं कि हम इनको हिस्सा दिलाएंगे, इनको शिक्षा देंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, हम इनको अमन चैन देंगे। तो फिर ये दोनों अलग अलग काहे लड़ रहे हैं? जब इसी घर में जाना है तो दरवाजा तो एक है ना, तो फिर काहे अलग अलग हो आप लोग? आप लोग क्यों धोखा दे रहे हो? और अगर कमर कसे हो तो घर से निकलो भाई, बाहर आओ, मैदान में आओ, लोगों को लेकर के आप लड़ो, झगड़ो, जनता के बीच में जाओ। अब वो राजनीति खत्म हो गई जो कमरे में बैठ करके होती थी। तो अखिलेश यादव क्या कमरे में बैठ के राजनीति कर रहे, इसलिए चुनाव हार? क्यों नहीं गए आजमगढ़? सवाल ओम प्रकाश राजभर का, क्यों नहीं गए आजमगढ़? ओम प्रकाश राजभर 12 दिन वहां धूल फांक रहा है। हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेमचंद प्रजापति को लेकर हम वहां धूल फांक रहे हैं, हम अपनी 350 टीम को लेकर धूल फांक रहे हैं, और ये लोग बैठ करके एसी में रसमलाई चाप रहे हैं। अखिलेश यादव की जाना चाहिए था, रामपुर भी जाना चाहिए था। देखिए, गौवा में कहा ना सर, जब इंजन चलेला तो डब्बा जितना जुड़ल रहला सब चल जाता है प्लेटफार्म पर। वो मगर मन किसी चक्के में 2-4 में बैरिंग सैरिंग भी गड़बड़ रहता है तो घसीट के पहुंचा देता है। तो जब इंजन नहीं चलेगा तो पीछे से डब्बा ठेल के कितना ले जाएगी? बैरिंग सैरिंग फूट गल 2-4 तो जाम हो जाई। आपने नहीं कहा, आप तो उस अंचल से आते हैं, आपको तो अंदाजा हो गया होगा, तो आपने नहीं कहा कि आपको प्रचार के लिए आना चाहिए? बिल्कुल कहा, क्यों नहीं कहेंगे? हम तो, हमसे ज्यादा कौन खाने वाला है धरती पर? हम तो बराबर ललकारते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं आए? अब ये सवाल उनसे पूछे कि आप क्यों नहीं निकलते हैं तो बताएंगे। कोई जवाब दिया होगा? नहीं, हमसे तो कहें कि ठीक है हम विचार करेंगे, चुनाव बीत गया, रिजल्ट आ गया, विचार कर रहे हैं अभी। ओपी राजभर को हम कहा देखेंगे? 100 दिन में आपने तमाम चीजें बता दी विपक्ष के लिहाज से भी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को बहुत चिंतन करने की जरूरत है, उपचुनाव की हार को लेकर के भी आपने बात कह दी। ओपी राजभर हमें कहाँ दिखेंगे? क्योंकि आप खड़े तो अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन ऐसी बातें सुन के मुझे नहीं लगता कि उनको लगेगा कि हाँ राजभर जी हमारी भावनाओं को समझ पा रहे हैं। सड़क पे हैं, हम जहां हैं वहीं हैं, हम जहां रहते हैं वहीं सच बोलते रहते हैं। 18 महीना में बीजेपी गवर्नमेंट में था ना, आप ही लोग ना पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री से और कैबिनेट मंत्री से भिड़ान होती थी। हम कोई ठिका पट्टा के लिए नहीं लड़ते थे। हम जब छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलती थी, किसी थाने पर जुल्म जाती होती थी, तो उसी बात को लेकर लड़ते थे। तो हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात थोड़ा है। हम बार बार शिकस्त दें, उससे सीख न लें, तो कर्तव्य बनता है कि अपने सहयोगियों का कर्तव्य बनता है कि सही बात बताए। तो इसी नाव पे रहेंगे कि नाव भी बदल सकती है? तो उसे कहा नाव बन गई? दूसरी नाव तो कोई बनी नहीं। हमने तो एक नाव बनाया है, उसमें बैठाया है और सब लोग चल रहे हैं। किनारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ जमने तक आस लगाए रहिए। लेकिन कुछ नेता वैसा कहते हैं कि सुबह का नाश्ता आपका कहीं और होता है, शाम की चाय कहीं और होती है, कुछ आपका बलिया का भी कनेक्शन है, कुछ आपका पुराना भी याराना है, वो याराना बीच बीच में दिखाई देता है उसका। नेता अगर अपने घर का खाना खाया तो नेतागिरी क्या करेगा? समझ रहे हैं ना? नेता वही है जो दूसरे का खाना खाए और नेतागिरी करे। अपने घर का खाएगा तो माँ बाप मार के भगा देंगे और कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो हमारा संबंध सबसे, आपसे संबंध है। अब यूपी तक से संबंध है, ये बीपी से संबंध है, ईटीवी से संबंध है, जितने चैनल है सबसे संबंध है, तो सभी चैनल पे जाते हैं। राजभर जी को सब पसंद करते, सारे पार्टी में, क्रॉसओवर पार्टी में राजभर जी की स्वीकार। भाई, मायावती जी सोनिया से मिलेंगे तो कोई चर्चा नहीं, मुलायम सिंह जी मोदी जी से मिलेंगे कोई चर्चा नहीं, अखिलेश जी या मुलायम जी योगी जी से मिलेंगे कोई चर्चा नहीं होगी।
ममता जी जाएंगी, सोनिया से मिलेंगी, कोई चर्चा नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर किसी से मिल लिए तो देश में तूफान आ जाता है। नहीं, क्योंकि इसलिए आता है ना कि राजभर अगर मिल लेते हैं तो उसके बाद में खुले तौर पे कहते हैं कि अखिलेश यादव को प्रचार के लिए आना चाहिए था, चुनाव की स्थिति बदल सकती थी। तो आदमी तो ये आकलन करेगा ही ना। तो उसमें आकलन नहीं किए। जब मैं सरकार में था तो मैं आकलन बताता था ना, और सरकार से हटा तब भी, आज भी कह रहा हूं जो सच्चाई है सच मैं बोलता हूं। सच कड़वा होता है, सच सुनने की आदत जिसमें नहीं है मत सुने, लेकिन सच तो कहूंगा भैया। धरातल पे अगर गर्मी है तो गर्मी तो बताऊंगा गर्मी है। कोई कह दे नहीं पाला पर था तो हम तो नहीं मानेंगे। यहाँ पसीना निकला था, कोई कहे पाला पर था, तो उससे बड़ा बेवकूफ की बात धरती पर भाई। आखिरी सवाल लूंगा, समय होने को चला है। आप अखिलेश यादव के साथ हैं, दिख भी रहा है और आपने कहा भी है, भविष्य क्या दिख रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं कि एक तरफ बदलाव की जरूरत है, मायावती भी साथ आए। आपको लगता है आने वाले समय में, चूंकि अब लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्या प्रारूप होगा अब आपके गठबंधन का? कौन लोग आएंगे? कैसे आप इस गठबंधन को चुनौती देंगे बीजेपी के खिलाफ? देखिए, जिस देश में मुर्गी मुर्गा बकरी की तरह एमएलए खरीदे जा रहे हों, मुर्गी मुर्गा और बकरी की तरह एमएलए बिक रहे हों, खरीदने वाले खरीद रहे हों, वहां लोकतंत्र कहां बचा है? देख रहे हैं ना। यही काम भाजपा के लोग कहते हैं हम कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे हैं। नहीं, हम कहते हैं कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। 1980 में कांग्रेस ने 9 सरकारें गिराई थी, 9 स्टेट की। वही हाल तो यो कर रहे हैं भाजपाइयों। कौन नया काम कर रहे हैं? आप क्या करेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ कि विपक्ष के तौर पे अब ओपी राजभर क्या भूमिका निभाएंगे? अखिलेश यादव की तो आपने बात बता दी, अब ये गठबंधन कैसे चलेगा? आगे क्या होगा? चलेगा, अब चलेगा, तूफान की तरह चलेगा, देखिएगा ना। ऐसे रुपया हो जाने दीजिए, धान की रोपाई गंगा में बड़ी तेज हो शुरू हो गया है, रोपाई हो जाने देखिए, तूफान की तरह चलेगा। अखिलेश यादव के साथ ही खड़े हैं 24 तक, 100%, 24 तक, एकदम 24 तक है, आगे तक जब तक ले चलेंगे। पहले 24 तो हो जाए। नहीं, वो अजुआ कह दे कि नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, वो कह दें कि नहीं रहेंगे, हम में कौन दिक्कत बा? हम तो अकेले पैदा हुए हैं, अकेले चले हैं और अकेले रहें। 20 ठे गोल बांध करके हम लोग बैंड पार्टी बना देंगे, खट से तगड़ा बाजा बजवा देंगे, उमन कौन दिक्कत है हमें? लेकिन वो कह दें कि नहीं आज के बाद हमारा आपका काम खत्म, वो बयान दे, तब हम साथ छोड़ने वाले हैं, उसके पहले नहीं। बिल्कुल, यानी कि सरकार बने ना बने, लेकिन आप अखिलेश यादव एकदम 100% उनके साथ है। साफ तौर पर ओपी राजभर सीधे तौर पर, खुले तौर पर हमेशा बोलते हैं, और इस बार भी यूपी तक से बात करते हुए सीधे तौर पर सरकार के 100 दिन की आकलन पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। खुले तौर पे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ ही खड़े रहेंगे, और जिस तरीके से विपक्ष की भूमिका है, जो कमियां हैं, उसको भी बता रहे हैं। लेकिन एक बात साफ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 दिन के एजेंडे पे जो सरकार दावा कर रही है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसके आकलन करने की जरूरत है, और एक विपक्षी सहयोगी के नाते लगातार इन बातों को सामने रखेंगे। चाहे 100 दिन हो, आगे 6 महीना होगा, लेकिन 24 तक फिलहाल पूरे तौर पर अखिलेश यादव के साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत मिश्रा के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।